भाई कंपटीशन। अब आज हम अपने अरिहंत वन लाइनर 25,000 MCQ का केमिस्ट्री का चैप्टर बॉन्डिंग एंड केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले केमिकल बॉन्ड क्या होता है। नेम द अट्रैक्टिव फोर्स डेट होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट एटम और आयन टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। मतलब क्या हुआ, ये देखा होगा ना अपना हाइड्रोजन, तो इसको क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये जो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये एक तरीका क्या है, केमिकल बॉन्ड है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ नोबल गैस। देखो, नोबल गैस क्या होती है, जो 18th ग्रुप में होती है ना, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या होती है, नोबल गैस। तो उसका वैलेंसी कितनी होती है नोबल गैस की, 0। और वैलेंसी क्या होती है, देखो सोडियम की वैलेंसी, किसी की भी वैलेंसी, मतलब क्या हुआ कि उसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो नोबल गैस है उसमें क्या रहता है कि उसमें ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसके पास अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की जगह नहीं है, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 0। वैलेंसी मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी उसकी, 0। नेक्स्ट क्या हो गया, देखो, विच ग्रुप डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग ड्यू टू कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। कौन सा ग्रुप, 18th ग्रुप, ये ऊपर वाला नोबल गैस। क्यों, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑक्टेट का रूल है कि अगर 8 रूल हो गए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्टेट रूल में, तो फिर मोस्ट स्टेबल, वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो जो 18th ग्रुप के होते हैं ना, वो मोस्ट स्टेबल होते हैं क्योंकि उनके पास ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, विच रूल स्टेट दैट एटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्टेट रूल बोलता है क्या, कि एटम क्या कर सकता है, या तो वो ट्रांसफ़र कर दे इलेक्ट्रॉन या वो शेयर कर दे इलेक्ट्रॉन को। कौन सा रूल बोलता है, ऑक्टेट रूल। विच बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। देखो, पॉजिटिव आयन क्या हो गया, सपोज कीजिए NH+ है, ये Cl नेगेटिव है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे। तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, फिर NaCl के इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। तो क्या होगा इसमें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन मिलके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का ही एक और नाम क्या है, आयोनिक बॉन्ड। ऑब्वियस है कि पॉजिटिव नेगेटिव आयन मिला के इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाना, तो उसको हम आयोनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन क्या बना है, आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट, पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट, वाई आयोनिक बॉन्ड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड मोल्टेन स्टेट। देखो, जो आयोनिक कंपाउंड है, मतलब NaCl है, वो जो मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि मोल्टेन स्टेट मतलब उसका लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट में क्या हो जाएगा, Na+Cl नेगेटिव, मतलब क्या हो गया, आयंस के फॉर्म में हो गया, और इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होगा, आयंस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो क्योंकि मोबाइल आयन है उसके पास, इसमें इलेक्ट्रिसिटी ईजिली कंडक्ट कर पाएगा। नेम द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा मतलब है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब शेयरिंग एग्जांपल क्या हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है एग्जांपल, हाइड्रोजन, इसमें क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स है क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, Cl2, ये सब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल है। मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीजन है, सपोज कीजिए ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों रिएक्ट करेगा तो इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाएंगे, उसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन साइक्लोप्रोपेन मोलिकुलर फार्मूला। देखो, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है ये गिनना है, उसको ओपन स्ट्रक्चर बना लो, क्या हो जाएगा, C H Cl H H H H H H, गिनो कितने को, 7 H हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 3 C, 1 2 3, क्लोरीन 1 हो गया। अब इसमें कितने बॉन्ड है गिनो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ठीक है, 4 बॉन्ड 5 6 7 8 9 10, तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे इसमें कोवेलेंट, 10 बॉन्ड हो जाएंगे। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड इन CCl4। देखो, CCl4 में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों है, क्योंकि ये भी किससे बन रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कार्बन क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, तो ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है। नेक्स्ट,
प्रेजेंस ऑफ विच इलेक्ट्रॉन मेक्स मोल्टेन NaCl अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही ऑब्वियस सी बात है कि इसमें फ्री आयंस होंगे, इसलिए Na+Cl नेगेटिव, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी ईजिली कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट, वाई आयोनिक कंपाउंड है सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। क्योंकि वाटर का क्या होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू स्टोर चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो वाटर होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, हाई होता है। इसलिए क्या होता है, विच आइकन ये विच सोल्यूबल होता है पोलर सॉल्वेंट में, क्यों सोल्यूबल होता है, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन सा, ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा तो एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट, नेम द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म व्हेन टू एटम शेयर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सपोज कीजिए एक एटम ये ए है, ये एटम बी है। अब इसने दो इलेक्ट्रॉन, इसके दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमिलरली डबल वो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। सिंगल है या डबल है। नेक्स्ट, देखो हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन N2 कंपाउंड। देखो नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं, मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनता है। इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड शो होता है किसमें, नाइट्रोजन में। नेक्स्ट, वॉट इफेक्ट, इसलिए कितना वो स्टेबल भी होता है एटमॉस्फेयर में। वॉट इफेक्ट डू कोवेलेंट बॉन्ड हैव ड्यू टू वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, देखो दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक तो होता है इंटरमोलिकुलर, एक होता है इंट्रामोलिकुलर। तो हमको पता है जब एटम, ये हाइड्रोजन क्या एटम है, ये क्या है क्लोरीन एटम है। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो क्या सपोज कीजिए उन्होंने मॉलिक्यूल बनाया HCl। अब HCl कुछ अकेला तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, वो बाकी मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। ये HCl एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक HCl मॉलिक्यूल ये रहा, ये आपस में रिएक्ट करके एक बॉन्ड बनाएंगे। मॉलिक्यूल मतलब ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट हुए, एटम रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बनाया, एटम रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल रिएक्ट करके पूरा वो स्ट्रक्चर बनाया। तो देखो ये जो बॉन्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर इंट्रा इंटरमोलिकुलर सॉरी इंट्रामोलिकुलर। और मतलब क्या हुआ, एटम एटम के बीच में ये कौन सा, इंट्रामोलिकुलर। और जो मोलिकुल मोलिकुल के बीच में वो क्या है, इंटरमोलिकुलर। तो ये पूछ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड में किस इफेक्ट के कारण जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लो। तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड है ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड हैव ड्यू टू वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, कि लो मेल्टिंग पॉइंट है, इजली ब्रेक हो जाएगा। मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब लो मेल्ट हो जाएगा, इजली कम टेम्परेचर में मेल्ट और बॉयल हो जाएगा। तो ये उसका इफेक्ट होता है लो का। हाई का इसका अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट, वाई कोवेलेंट कंपाउंड लाइक शुगर एंड एल्कोहल आर मिसिबल इन लिक्विड। देखो शुगर और एल्कोहल को आप पानी में मिलाएंगे तो ईजिली मिसिबल है। क्यों, क्योंकि शुगर और एल्कोहल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी द कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप। देखो पोलैरिटी के बेसिस पे हम 2 टाइप में इसको कर सकते हैं, एक तो होता है पोलर कंपाउंड, एक होता है नॉन पोलर। देखो पोलर क्या होता है, देखो पोलर मतलब दो, जैसे कि एक नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो ये क्या पोलैरिटी शो कर रहा है। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में पोलैरिटी शो कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी। तो बेसिस ऑफ पोलैरिटी क्या होता है, एक पोलर कंपाउंड बोलेंगे, एक नॉन पोलर कंपाउंड बोलेंगे। देखो 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, कौन सा, एक तो होता है पोलर, एक नॉन पोलर, 2। नेक्स्ट क्या, विच कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 सिमिलर एटम व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय एटम सिचुएटेड एग्जैक्टली बिटवीन 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। सिंपल से समझो, नॉन पोलर मतलब क्या होगा, 2 पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। किस में देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन में। देखो ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है, मतलब क्या है, O डबल बॉन्ड O। अब जितना चार्ज इसके पास है उतना ही चार्ज इसके पास है, मतलब क्या हुआ कि इसमें पोलैरिटी शो नहीं कर रही कि हाँ एक अलग जा रहा है एक अलग जा रहा है। जितना इसके पास होगा इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे, इतना ही उसका सेंटर से हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, आइडेंटिकल न्यूक्लियर देखेंगे तो वो भी सेम होगा, तो इसमें पोलैरिटी शो नहीं होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। O2 हो गया,
H2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सब क्या एग्जाम्पल है नॉन पोलर के, क्योंकि इसमें सेम दोनों जो चीज़ें। नेक्स्ट, नेम द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम गेट डिस्प्लेस मोर टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एग्जाम्पल HCl हो गया। अब ये क्या शो करेगा, पोलैरिटी शो करेगा। क्यों, क्योंकि देखो H और Cl दोनों सेम नहीं, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके कंपैरिजन में। तो ये क्या बोल रहा है कि टू एटम गेट डिस्प्लेस, जो एटम है वो किसकी तरफ ज़्यादा डिस्प्लेस होंगे, क्लोरीन की तरफ। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो उससे क्या होगा, एक पोलैरिटी शो होने लग जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। किस में दिखेगा, HCl में, H2O में। ये सब एग्जाम्पल क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। विच टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर डोनेटेड बाय वन एटम। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड का एक और टाइप क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि अभी तो हम शेयर पेड के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे कि हाँ शेयर हो गया तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अगर ये शेयरिंग का काम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही करे तो फिर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब क्या हुआ, एक तो हाइड्रोजन ले लो और दूसरा कोई सा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले लो, उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल HCl, HF, HCN। हाइड्रोजन हो गया और ये नेगेटिव एलिमेंट्स हो गए, तो ये बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट, नेम द फोर्स डेट इज ड्यू टू द सम ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव interaction between molecule other than those due to covalent bond और electrostatic bond, electrostatic interaction। बेसिकली ये वंडरवॉल फोर्स का डेफिनेशन है कि नेम द फोर्स डेट इज ड्यू टू सम ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल अदर देन दोज ड्यू टू कोवेलेंट और इलेक्ट्रोवेलेंट इंट्रैक्शन। मतलब क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल M1 M2 है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगेगा। तो अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वाले फोर्स को छोड़ दूँ तो जो फोर्स लगता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव उसको हम क्या बोलते हैं, वंडरवॉल्स फोर्स। नेक्स्ट क्या, कीसम फोर्स आर प्रेजेंट बिटवीन विच टाइप ऑफ डाइपोल्स। तो कीसम फोर्स किसके बीच में होता है, परमानेंट डाइपोल्स के बीच में। नेक्स्ट, विच फोर्स डोमिनेट द इंटरेक्शन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, लंदन फोर्स। देखो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब HCl, ये क्या हो गया, नॉन पोलर सॉरी ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ये हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन H2, ये हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इसमें कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है, लंदन फोर्स। लंदन फोर्स ऑफ डिस्पर्शन मतलब कि अनसिमेट्रिकली, जब एक एटम अनसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करता है तो दूसरे एटम से जब वो रिएक्ट करता है तो एटम एक पर्टिकुलर पोजीशन में सिमेट्रिक मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स। नेक्स्ट, which parameter is defined as the energy required to complete separate 1 mole of a solid ion compound into gaseous constituent ion। मतलब क्या हुआ, एक पैरामीटर, ऐसा कौन सा पैरामीटर होता है, एक फिर किस पैरामीटर की डेफिनेशन है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 1 मोल सॉलिड आयन को सेपरेट करूँ उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड लगेगी किस में, गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन में, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लेटाइस एंथैल्पी। नेक्स्ट, name the quantity that is measured approximately as a radius of atom's core which is in contact with the core of adjacent atom in bonded situation। ये क्या बोल रहा है, नेम द क्वांटिटी डेट इज मेजर्ड अप्रोक्सीमेटली एज अ रेडियस ऑफ एटम्स कोर। मतलब क्या हुआ, ये एक एटम है, ये एक एटम है, विच इज़ इन एटम विद द कोर ऑफ, ये एक एटम है, ये इसके कोर से दूसरा एटम है। तो जो ये रेडियस होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडिया है। Name the phenomena that involves the process of intermixing of orbital of slightly different energy as to redistribute their energy। मतलब क्या हुआ, देखो हमने पढ़ा था s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इनका आपस में रिएक्ट करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स। HF मोलिक्यूल, एल्कोहल, वाटर कंटेन विच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा, इंटरमोलिकुलर। मतलब क्या हुआ, HF एल्कोहल, C2H5OH या फिर CH3OH, H2O। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि इसमें कौन सा टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो कौन सा होगा, इंटरमोलिकुलर। अभी हमने ऊपर पढ़ा था इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर में क्या डिफरेंस है। द प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट
इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी इज इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट। ये हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मोलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट है डिवाइडेड बाय वैलेंसी। या फिर इसको हम ऐसा बोल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, जब हम इसको हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोला था। नेक्स्ट, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन O2 नेगेटिव। देखो O2 नेगेटिव में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। देखो ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ये ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता, तो 2 6 में डिवाइड कर देंगे। अब ये 2 नेगेटिव मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, एक्स्ट्रा मतलब 2 प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 8, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, तो ये कितना 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आउटर शेल मोस्ट शेल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कितने हो गए 8। नेक्स्ट, एन एटम ऑफ सोडियम लूसेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन एटम एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, डेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इट इज़। ये क्या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अपने ऊपर ने एग्जाम्पल में देखा ना था कि Na प्लस होता, Cl नेगेटिव होता, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास एक ज़्यादा, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे NaCl। तो इसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नेम द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर देन आइस। देखो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो हाई क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू आइस के, क्योंकि आइस तो सॉलिड होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, फिर भी जो है आइस की डेंसिटी लो क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड इन सम पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रीज़न इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हो गया केमिकल फार्मूला। देखो विच फार्मूला रिप्रेजेंट कंपाउंड इन सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन। तो ये क्या हो गया केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला मतलब बेसिकली कि हम उसको कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, तो उसको हम केमिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं केमिकल फार्मूला। अब देखो अमोनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होगा, क्या होगा NH4 ट्वाइस सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड इज नोन एज। देखो अगर मैं केमिकल फार्मूला को सिंपलेस्ट होल रेशियो में रिप्रेजेंट करूँ तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फेरिकल फार्मूला। देखो व्हाट इज़ द एम्फेरिकल फार्मूला ऑफ इथेन। देखो ये होल नंबर में रिप्रेजेंट करा C2H6, तो एम्फेरिकल फार्मूला ऑफ इथेन कितना होता है C2H6। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। नेक्स्ट, विच फार्मूला। अब देखो इसको क्या मतलब, इसका समझ में क्या है। देखो इसको इथेन का फार्मूला क्या होता है CH3 होता। अब या तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ इसको, या फिर मैं इसको होल नंबर में होल नंबर में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो गया C2H6, 2 डिवाइडेड बाई 3, 1/3 सेम ही है। नेक्स्ट, विच फार्मूला रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिकुलर फार्मूला मतलब क्या हुआ, मॉलिकुलर फार्मूला अपन ने कैलकुलेट करा था ना, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, तो क्या विच फार्मूला रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम। अब हाइड्रोजन का कितने एटम है, यहाँ 2 एटम है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा 2 एटम, ठीक है, 1 + 1 2। सिमिलरली प्लस यहाँ पे सल्फर का मैं लिखूँगा, फिर ऑक्सीजन का 7 एटम, 7 × 6 कितने एटम होगा, 7 × 6 = 42। मतलब हर एक एटम की डिस्क्रिप्शन आ रही है कि हाँ कितने कितने एटम, उसको हम क्या बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला। नेक्स्ट, इफ अ मास परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज नोन देन विच फार्मूला कैन बी डिराइव्ड। देखो अगर हमको मास परसेंटेज पता है किसी भी एलिमेंट का, तो हम कौन सा फार्मूला डिराइव कर सकेंगे, एम्फेरिकल फार्मूला, क्योंकि एम्फेरिकल फार्मूला क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म obtained as a ratio of mass of a element to the molar mass of a compound multiplied with 100। तो ये क्या हो गया, बेसिकली मास परसेंटेज हो गया ना, परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया कि हाँ भाई पर्टिकुलर मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, तो ये क्या हो गया मास परसेंटेज। नेक्स्ट, विच फार्मूला इज ऑब्टेन बाय द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन कंपाउंड। स्ट्रक्चरल फार्मूला, अब इसको CH3 को मैं OH ऐसे डिनोट करूँ, या फिर इसको मैं ऐसे करूँ CHHHOH, तो बेसिकली ये क्या है, वही लिखा हुआ है मेरे पर, ये क्या है स्ट्रक्चरल फार्मूला है जो उसके स्ट्रक्चर को बता रहा है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देखो नेम द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, इट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया
जिंक प्लस H2SO4। ये क्या हो गया, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट बना। तो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रिएक्शन विल टेक प्लेस व्हेन बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ, अगर बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की ज़्यादा हो, किससे, बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट से, तो कौन सी, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन सिंपल टर्म, जो रिएक्शन हीट को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, वो क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स एलिमेंट्स फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज, वही ऑब्वियस सी बात है, केमिकल इक्वेशन। अब मैं ऐसा तो बोलूँगा कि जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक सल्फोनेट बनेगा, उसको सिंबल छोटे छोटे फॉर्म में अगर मैं तोड़ दूँ ZnSO ऐसा, और इसको मैं रिएक्ट करके केमिकल इक्वेशन लिखूँ, तो वो इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन। नेम द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ऑब्वियस सी बात है, A B रिएक्ट टू फॉर्म CD। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड पे क्या होता है, प्रोडक्ट। तो नेम द सब्सटेंस फॉर्म इन द राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्या, which law states that the number of atom of a reactant should be equal to number of atom of product? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड। ना तो मास जो है ना क्रिएट हो सकता, ना डिस्ट्रॉय हो सकता। हाँ, एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट जरूर हो सकता है, पर ना तो क्रिएट हो सकता है ना कन्वर्ट हो सकता। ये कौन बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि अगर सपोज कीजिए ये AB है, रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करके CD बना रहा है, तो जितना एटम या फिर जितना नंबर ऑफ एटम यहाँ था, उतना ही एटम इनके पास होगा। भले ही ऐसा हो सकता है कि इसके पास मान लीजिए पहले था इसके पास 10 एटम, इसके पास था 5, तो टोटल 15 एटम था। अब ऐसा हो सकता है कि इसके पास आ जाए 5 एटम और इसके पास आ जाए 10 एटम, तो क्या एटम सेम रहेगा दोनों साइड। ये कौन बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन विच इक्वेशन इज द एंथैल्पी चेंज इज रिटर्न अलोंग विथ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन में, थर्मोकेमिकल रिएक्शन में। एंथैल्पी चेंज अगर मैं लिखूँ इक्वेशन के साथ, तो कौन सी रिएक्शन है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। नेम द इक्वेशन इन विच द एटम और आयन, कैटायन एंड आयन, आर यूज टू रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ऑब्वियस सी बात है, कैटायन एनायन, जहाँ भी एनायन यूज आ रहा तो क्या हो जाएगा, आयोनिक इक्वेशन। इफ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एनायन इज NH2, एंड देन व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सॉल्ट। देखो, एल्यूमिनियम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, जब अगर सोडियम सॉल्ट में एनायन जो है X है, उसका फॉर्मूला ये है, तो क्या होगा, Al2X3। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 8। एटॉमिक नंबर कितना, 8। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल इट गेन टू फॉर्म कंपाउंड विद सोडियम। देखो, अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 8 है, तो वो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल इट गेन टू फॉर्म कंपाउंड सोडियम। वो सोडियम से रिएक्ट करेगा, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 8 है मतलब क्या हो गया, 2 6 सोडियम से रिएक्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2। अदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो, इन विच रिएक्शन अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फॉर्म्ड एंड 2 और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर। देखो, जब भी अगर 2 रिएक्ट करें तो सिंगल प्रोडक्ट अगर बने, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि कोई सा भी एक पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि कार्बन, बर्निंग ऑफ कार्बन और O2, ये क्या, बर्निंग ऑफ कार्बन की इक्वेशन, तो इसमें सिंगल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2। तो ये दोनों मिलकर कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन विच प्रोसेस, बर्निंग ऑफ कोल, ऊपर पढ़ा था ना अभी, कार्बन होता है कोल, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, बर्निंग ऑफ कोल क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट, विच सोल्यूशन इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग इन वॉल्स। देखो, कौन सा सोल्यूशन यूज होता है, स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं स्लेक लाइम। और ये कहाँ यूज होता है, वाइट वॉशिंग में। ये CO2 से रिएक्ट करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और ये कैल्शियम कार्बोनेट तो वाइट होता है, जैसे वाइट वॉशिंग में क्या यूज होता है, स्लेक लाइम। नेम द रिएक्शन इन सिंगल रिएक्टेंट कंपाउंड ब्रेक्स टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या हुआ कि नेम द रिएक्शन इन सिंगल रिएक्टेंट, सपोज कीजिए
कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर मैं इसको हीट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपलर फॉर्म में आ गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म से। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से डीकम्पोजिशन रिएक्शन, किसकी मदद से, हीट की मदद से। विच टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। देखो यही जो क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया था उसमें हम हीट दे रहे थे, अगर वो हीट से डिकम्पोज हो रहा है उसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट, अगर वो डीकम्पोजिशन किससे हो रहा, फोटोलिसिस से हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि वो अगर फोटोलिसिस से सनलाइट की मदद से डीकम्पोज हो रहा है तो वो क्या, वो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोलिसिस। नेक्स्ट, नेम द डीकम्पोजिशन। देखो अगर इलेक्ट्रोलिसिस से डीकम्पोज हो रहा मतलब इलेक्ट्रिसिटी से डीकम्पोज हो रहा तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस। NaCl, इसमें इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन NaCl, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा तो ये क्या हो गया, Na+Cl नेगेटिव। तो ये क्या हुआ, NaCl इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डीकम्पोज हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब क्या हुआ, हीट से करा तो थर्मोलिसिस, लाइट से करा तो फोटोलिसिस, और एक और क्या, करंट से करा तो इलेक्ट्रोलिसिस। When an iron nail is suspended in aqueous solution of copper sulfate for 20 minutes, becomes brownish and the blue color is slightly faded. Name the reaction that take place. कौन सी रिएक्शन हो गई वो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या हुआ कि देखो जब कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर दे Fe से, आयरन से, तो वो क्या हो जाएगा, ब्राउन बन जाएगा। क्यों, ये क्या बना देगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ब्राउनिश कलर शो करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कॉपर का आयरन से तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इन विच रिएक्शन देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट टू गिव न्यू सब्सटेंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, देखो ये Zn था, H2 SO4 था, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, दूसरी रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, HCl कैल्शियम कार्बोनेट, ये ओके, ये क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट शो करा, तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड एंड बेस बोथ आर स्ट्रॉन्ग, देन हाउ मच हीट इज इवॉल्व। मतलब क्या हुआ, अगर एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो वो क्या रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रल, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर मैं एसिड को भी स्ट्रॉन्ग ले लूँ, बेस को भी स्ट्रॉन्ग ले लूँ, एसिड को भी स्ट्रॉन्ग ले लूँ, बेस को भी स्ट्रॉन्ग ले लूँ, तो कितनी हीट रिलीज होगी, 57.1 किलो जूल। नेम द रिएक्शन डेट प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। देखो ऐसी रिएक्शन बनानी जो अगर इस तरफ भी चले जाए इस तरफ भी चले जाए। मतलब क्या हुआ कि ए बी रिएक्ट करके सी डी भी बना दे, वो सी डी को रिएक्ट करके फिर वापस ए बी बन जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में जाए तो वो क्या होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब क्या हुआ कि वो वापस फिर एक बार हो गई रिएक्शन कंप्लीट तो वो रिवर्सिबल नहीं होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो एग्जाम्पल इसका रिवर्सिबल एग्जाम्पल क्या हो गया, अपना फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, C12H6O6 पूरी क्वेश्चन लिखते हैं तो प्रोडक्ट बन जाता है, ये क्या फोटोसिंथेसिस। उसका रिवर्स क्या होता है, रेस्पिरेशन। और अब इसका एग्जांपल इरिवर्सिबल का, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जब रस्ट कर जाता है तो वो क्या वापस सही हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। सिमिलरली बर्निंग ऑफ अपना कोल। तो आपको समझ में आ गया कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। वाई वाटर इज ए स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वाटर का क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, इसलिए उसकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी होती है। इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ सोडियम एसिटेट, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म अलोंग विद एसिडिक एसिड। मतलब क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस किसका करना है, सोडियम एसिटेट का। ये सोडियम एसिटेट है, ये बोल रहा है अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्ट करूँ तो क्या बनेगा, CH3 सोडियम एसिडिक एसिड बनेगा। पर वो बोल रहा है कि एसिड के साथ क्या बनेगा, तो एक तो एसिडिक एसिड बन गया, चलो ठीक है, 2 अमाउंट, एक H इधर चले गए, और एक और क्या बनेगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दो, एक तो बनेगा एसिडिक एसिड, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन फोटोकेमिकल रिएक्शन विच सब्सटेंस ब्रिंग अबाउट अ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इन इटसेल्फ। देखो मतलब क्या हुआ, फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या हुआ, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल ले लेते हैं कि हाँ भाई A+B=C+D। अब इसमें जो क्लोरोफिल यूज़ हो रहा है वो क्या, वो यूज़ हो रहा है मतलब वो हेल्प कर रहा है रिएक्शन पे, वो पर क्या वो इन्वॉल्व है किसी भी प्रोडक्ट में, तो नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसाइजर। नेम द सब्सटेंस डेट एक्स द फोटोसिंथेसाइजर इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। में क्या यूज़ होता है, क्लोरोफिल।
नेक्स्ट क्या, नेम द रिएक्शन इन विच एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, एक्सोथर्मिक एनर्जी। सिमिलरली ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी का एब्जॉर्ब हो, मतलब एनर्जी उसको देना पड़े, रिलीज नहीं कर रही, उसमें एनर्जी देना पड़े, वो क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या हो गया, कोल को अगर बर्न कर रहा हूँ तो मैं एनर्जी दे रहा हूँ, बर्न करना मतलब। सिमिलरली एक्सोथर्मिक क्या होगा, जिसमें एनर्जी आउट होगी। इन विच केमिकल रिएक्शन दस द सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देखो दो टाइप की रिएक्शन होती है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या बोल रहा है कि ऐसी रिएक्शन कौन सी है जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन का गेन हो, या फिर हाइड्रोजन का गेन हो, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट H प्लस है, ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन में। नेक्स्ट, विच सब्सटेंस ब्रिंग ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शन। देखो वो कौन से सब्सटेंस का रिड्यूसिंग एजेंट, नाम रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट वह एजेंट होता है जो क्या करे, दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर दे, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे पर खुद रिड्यूस हो जाए, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाए, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे पर खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। Fe2O3 प्लस CO, ये क्या बनाएगा, Fe प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। तो इसमें दोनों शो हो रहा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन एजेंट क्या होता है। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा था वो क्या होता है, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा तो वो क्या होता, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, नेम द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल। अब देखो ये क्या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल है। अब इसमें देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, निकल का 0 हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल आयन एज ए इंडिविजुअल आयन एक्ट करेगा। अब नेक्स्ट, इन अ रिएक्शन व्हाट इज़ द लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो H प्लस भी क्या है, एक तरीका इलेक्ट्रॉन है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता, ऑक्सीडेशन होता। विच सब्सटेंस कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो SO2 में दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो करेगा, एक +4 करेगा सल्फर, एक +6 करेगा, मतलब सल्फर दो ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा। तो ये क्या करेगा फिर, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं हम। देखो अब इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ, क्या इफेक्ट होता है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ अ रस्ट फॉर्म ड्यू टू कोरोजन ऑफ आयरन। देखो केमिकल नेम ऑफ क्या होता है आयरन रस्ट का, Fe2O3 प्लस XH2O। मतलब क्या हुआ, ये फेरिक ऑक्साइड, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नेम द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड अदर सोल्ड ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल टेक प्लेस व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। देखो अगर मैं एटमॉस्फेयर को, मेटल को एटमॉस्फेयर में रखूँ, आयरन को, और इसके ऊपर रिएक्ट कर दे, ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाए, या फिर सॉल्ट, जब मैं उसको एटमॉस्फेयर में रखूँ तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन, बेसिकली रस्टिंग। देखो Fe2O3 प्लस H2O, देखो ऑक्साइड बन गई आयरन पे। देखो नेम द प्रोसेस ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन के कोरोजन को हम क्या बोलते थे, रस्टिंग। कोरोजन एक ब्रॉड टर्म है, उसका ही एक टाइप है अरस्टिंग। सिमिलरली अगर मैं सिल्वर को देखूँ तो वो क्या हो जाता, सिल्वर जो उस पर ग्रीन कोटिंग लग जाती है, तो वो भी क्या है, कोरोजन है। तो कोरोजन का एक फॉर्म ये हो गया, एक फॉर्म ये हो गया। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन विच मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन सल्फेट। देखो ये सपोज कि ये आयरन रोड है, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर एक कोड कर दी जाती है, किसकी लेयर, जिंक की, उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इन द प्रोसेस ऑफ एनोडाइजिंग विच एलिमेंट इज यूज एज एनोड। देखो एनोडाइजिंग में नाम से इसको आप याद रखना कि ए है, तो एनोडाइजिंग में किसका यूज़ करते हैं हम, एल्यूमिनियम का। नेम द प्रोसेस इन विच कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड थ्रू इलेक्ट्रोबाइटिक टेक प्लेस। बेसिकली फर्मेंटेशन हो गया। देखो C6H12O6, इसको मैंने फर्मेंट करा तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल प्लस वाटर। देखो क्या हुआ इसमें, इसका मैंने फर्मेंटेशन करा तो मुझे मिल गया अल्कोहल। सिमिलरली अगर मैं मिल्क को कर्ड में करता हूँ लैक्टोबैसिक एसिड की मदद से, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब सड़ गया ना, मिल्क से कर्ड बन गया।
lactic acid. When oil and fat containing food are exposed to oxygen, they are oxidized. Name the process. देखो, जब भी हम खाने को धूप मतलब खुला रखते हैं तो एक टाइम बाद खाना सड़ने लग जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। वो खाना जो रहता है ना ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। उसको हम पर्टिकुलर टर्म्स क्या है उसके लिए, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी। नेक्स्ट क्या, नेम द एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन अ फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी। देखो, जो आलू की चिप्स रहती है उसमें क्या होता है, ऑयल है, उसको आप ओपन में रखेंगे तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी और रेंसिडिटी मतलब ख़राब हो जाएगी। अब मुझे उसको प्रिजर्व करना है तो मैं क्या करूँगा, एंटीऑक्सीडेंट डालूंगा। एंटी मतलब एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी मतलब अपोजिट, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऐसा प्रोडक्ट जो ऑक्सीडेशन को अपोज करे उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो ऐसा प्रोडक्ट जो ऑक्सीडेंट को अपोज करे उसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर मुझे ऑक्सीडेशन से खाने को बचाना तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एंटीऑक्सीडेंट। एग्जांपल BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोजन टोलुइन। BHT मतलब क्या होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोजन टोलुइन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH15O24। ये क्या है, BHT। नेक्स्ट, वाई स्लाइस्ड एप्पल टर्न्स ब्राउन व्हेन केप्ट ओपन। देखो, जो एप्पल रहता है, आपने देखा होगा उसको स्लाइड करके आपने काट दिया, एक्स तो पहले तो वाइट दिखेगा आपको, पर थोड़े टाइम बाद वो उसकी जो कटी हुई लेयर वहाँ पे आपको ब्राउन ब्राउन दिखने लगेगा। तो वो क्या होता है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर एरिया वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता। तो एप्पल जो ब्राउन क्यों हो जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। जो आयरन एप्पल में प्रेजेंट रहता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइड। एप्पल के जो आपने काटा, यहाँ पे जो आयरन है वो ऑक्सीजन से एटमोसफेयर रिएक्ट कर लेकर क्या क्या बना देता, मतलब वो क्या हो जाता, ऑक्सीडेशन हो जाता उसका। तो आपने रस्ट भी देखा होगा, वो भी ब्राउन होता है। इसलिए जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद जो आयरन का ऑक्सीडेशन होता है तो जो एप्पल है वो हमको ब्राउन दिखने लगता है। नेक्स्ट है, विच गैस इज़ यूज इन चिप्स मैन्युफैक्चरिंग टू प्रिवेंट इट गेटिंग फ्रॉम ऑक्सीडाइज। आपने देखा होगा ना, जो पार्ले का लेस वगैरह की चिप्स आती है उसमें जो चिप्स भरी रहती है उसमें आपने एयर देखी होगी कि वो चिप्स तो कम रहती है, चिप्स 100 ग्राम रहती है, एयर 500 ग्राम भर के दे देते हैं। तो बेसिकली वो जो एयर रहती है उसके अंदर वो कौन सी रहती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों रहती है, क्योंकि उसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन का प्रिवेंट करते हैं। क्योंकि जो चिप्स रहती है अल्टीमेटली वो तो ऑयल और फैट की बनी रहेगी, उसको प्रिवेंट करने के लिए उस चिप्स को मतलब थोड़ा टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए ताकि वो ख़राब नहीं हो, उसका हम अंदर हम क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। नेक्स्ट क्या, वॉट काइंड ऑफ चेंज इज़ द चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर। देखो, वाटर क्या होता, लिक्विड फॉर्म में होता, वेपर क्या होता, गैस फॉर्म में होता। तो अगर मैं हाँ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहा हूँ एक फॉर्म को, तो बेसिकली ये क्या फिजिकल फॉर्म है ना। क्योंकि देखो, वाटर H2O होता है और वेपर, तो मतलब क्या हुआ कि ये लिक्विड है, ये क्या गैस है। तो देखो इसको एक इसका फिजिकली चेंज हो रहा है, इसमें कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही कि वाटर से वेपर बन गया तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी में हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन आ गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ फिजिकली चेंज हो रहा है। तो वाटर से वेपर बनना इज़ अ फिजिकल चेंज। नेम क्या, नेक्स्ट क्या, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम फ्राइड इन ऑयल शुड बी चेक बिफोर बाइंग। ठीक है, व्हाट इज़ रीज़न ऑफ ऑयल बिकम रेंचेड। देखो वही ऊपर वाली बात हो गई कि जब भी हम ऐसा कोई आइटम खरीदे इसमें क्या हो, ऑयल हो, ऑयल से बना हुआ हो। एग्जांपल क्या हो गया, चिप्स हो गया, और भी आप जो एक्स्ट्रा एक्सेट्रा चिप्स वाली आइटम खाते हैं, बनाना चिप्स एंड ऑल दिस चिप्स वगैरह जो ऑयल से बनी होती है, उसको हमको चेक करके लेना चाहिए। क्यों, बिफोर चेकिंग, मतलब ख़रीदने से पहले उसको चेक करना चाहिए। क्यों चेक करना चाहिए, क्योंकि हमको ये देखना है कि जो ऑयल है वो कहीं ऑक्सीडाइज तो नहीं हो गया, मतलब रेंचेड तो नहीं होगा। उसका ऑक्सीडेशन हो गया हो तो ख़राब हो सकता है, तो उसमें पर्टिकुलर मेंशन रहेगा कि हाँ ऐसा नहीं, तब तो ख़राब नहीं होगा। तो उसका कारण क्या है, ऑक्सीडेशन। तो इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हुआ। इस चैप्टर में हमने पढ़ा केमिकल बॉन्ड क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, फिर पोलर क्या होता है, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्ड, लंदन फोर्स, लेटाइज, हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमोलिकुलर फोर्स, मोलिकुलर फोर्स, इक्विवेलेंट फोर्स, केमिकल फार्मूला, उसके डिनोशन, इक्विवेलेंट फार्मूला, मास फार्मूला, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन, बर्निंग ऑफ कोल, स्लेक लाइन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर अपने एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, फिर क्या ये केमिकल रिएक्शन डेली लाइफ में कहाँ काम आती है, जैसे सड़ किसी भी चीज़ का सड़ना, ऑक्सीडेशन, कोरोजन, फिर कौन से मटेरियल से उनका प्रिवेंट होना,
फिर BHU क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, नाइट्रोजन गैस का कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, ऑक्सीडेशन से खाना कैसे ख़राब होता है। तो इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इफ़ यू आर लाइकिंग अवर वीडियो देन सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो।